NDN इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार और मुनीर बाजवा। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के टॉप हलकों की, जहां पर कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। आपको लगी लिपटी नहीं बताएंगे, कोई लंबे चौड़े एनालिसिस नहीं करेंगे। आई विल पोज दिस क्वेश्चंस टू हसन इफ्तिखार। हसन इफ्तिखार बहुत गहरी नज़र रखते हैं तमाम हलकों पे, और उनसे हम पूछेंगे कि इन हलकों में क्या रिजल्ट निकलने वाले हैं और क्या मुतवक्का जो मुकाबले हैं वो किन के दरमियान है। क्या कांटेदार मुकाबला होगा या नॉर्मल मुकाबला होगा, या ये भी हम पूछेंगे कि इनमें जो लोग खड़े हैं उनको वोट कितने पड़ेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम आपको आज ये भी बताएंगे कि रिकॉर्ड वोट 2018 के इलेक्शन में किस हलके में पड़े थे और अब क्या मुतवक्का है कि किस हलके में रिकॉर्ड वोट पड़ने जा रहे हैं। तो हसन और मुनीर, आपको खुशामदीद। हसन, आपके सामने मैं एक लिस्ट रखने जा रहा हूँ, आपने बारी बारी मुझे ना बताते जाना है। हम लाहौर से शुरू करेंगे। लाहौर के हलकों में जो सबसे बड़ा हलका है वो मियां नवाज शरीफ का है। बड़ी बात होती है, यास्मीन राशिद ने बहुत मुकाबला किया है नवाज शरीफ का 2018 में भी और 13 में भी। तो अब आप ये बताएं कि 24 में यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ, हु इज़ गोइंग टू विन? देखें जी, वक़ास साहब, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब तो कैंपेन कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए कैंपेन की जा रही है। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, उनकी वो कैंपेन 2013 या 2018 के मोड के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। वन ऑफ द फैक्टर जो उनको बेनिफिट कर रहा था वो ये था, हर बार वो हारी, लेकिन था ये कि उनकी जो कि ससुर जो थे वो भी सियासतदान थे, पीपल्स पार्टी के थे। ये इलाका जो है ये उनका, समझ लें आप, उसी तरह ही घर है जिस तरह नवाज शरीफ साहब का घर है। तो वो घर घर जाती थी, डोर टू डोर कैंपेन थी, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वोट निकालने में कामयाब हो गई थी। इस बार वैसे इस तरह नहीं हो रहा। उनकी कैंपेन, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में कैंपेन जो है वो ऑन एंड ऑफ चलती रही है। कुछ चलती है, कुछ लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर चलती है, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। तो इसी तरह की उनकी कैंपेन भी रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। मैं देख रहा हूँ कि मियाँ साहब आराम से 25-30 हज़ार की लीड जो है वो मिनिमम उनकी होगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। अच्छा वकार साहब, इसमें ना इंपॉर्टेंट बात एक और भी है। 2013-18 जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ पे ये भी है कि इस बार डीलिमिटेशन जो नई हुई हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज के नीचे के जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मूव हुए हैं। जिस तरह अब यास्मीन राशिद साहिबा का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, शादमान के अंदर पढ़े लिखे लोग थे, वो उनको ज़्यादा वोट देते थे। इसी किस्म का जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चेंजेस हो गए हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो गढ़ हैं, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, वो यहाँ के यहीं रहे हैं। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इन डीलिमिटेशंस का 2018 से मुआवजा करें तो आपको नज़र आएगा कि 2018 में कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जा रही थी लोगों को, पीटीआई वालों को जिताने के लिए, कि यहाँ से इलाके निकाल कर वहाँ डाल दिए जाएँ, वहाँ से निकाल कर यहाँ डाल दिए जाएँ, किसी को छोटा कर दिया, किसी को बड़ा। मौजूदा जो डीलिमिटेशंस अभी लेटेस्ट हुई हैं उसमें वो जो भी फ़ायदा पीटीआई को दिया गया था 2018 में, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है मियाँ साहब के हल्के में। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो 2013 में एक इलेक्शन लड़े थे, और उससे पहले आखिरी इलेक्शन वो 99 में लड़े थे। तो उनका जो 14 साल का वो गैप था, अब तकरीबन 11 साल का उनका फिर गैप हो गया है अपने वोटर के साथ। तो जब वो हल्के में वापस वोट मांगने जाते हैं या उनके लिए कोई वोट मांगने जाते हैं ना, तो उसका एक इमोशनल अटैचमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यास्मीन राशिद साहब अगर खुद होती तो ये कॉन्टेस्ट होता, कांटेदार होता, 8-10 हज़ार के वोट से शायद नवाज शरीफ साहब फिर भी जीत जाते। लेकिन इस बार तो क्लियर विक्ट्री है नवाज शरीफ साहब की, कोई उनके रास्ते में रुकावट नवाज नज़र शरीफ नहीं साहब आती। ये हल्के से जीत रहे हैं। भाई साहब, आपने इसको ऑन ग्राउंड कवर किया, एज अ रिपोर्टर आप आते जाते रहें, घूमते फिरते रहें, लोगों से बात करते रहें, उनके पोल्स लेते रहें। तो बताएं क्या सेंटिमेंट है वहाँ पर, और आवाम निकलेगी इस हल्के में वोट डालने या नहीं? राना साहब, ये जो अवाम का सेंटीमेंट है, अगर उसकी बात करें तो जिससे भी पूछे वो कहता है कि मैंने पीटीआई को वोट देना है, पीटीआई को वोट देना है। और लोगों का इतना ज़्यादा रिस्पांस है पीटीआई से मुतल्लिक कि ऐसा लगता है कि वही पीटीआई ही जीतेगी। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें, जो इस वक्त हवा चल रही है, तो वो उसके बिल्कुल बरक्स नज़र आती है। जैसे हसन साहब ने बताया कि वो ज़्यादा वोटों से जीतेंगे नवाज शरीफ। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि या डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो कैंपेन नहीं कर पा रही। उनके कुछ पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, या जब आप उनके हलके में जाते हैं, कोई सोशल मीडिया ऑन करते हैं, तो आपको वहाँ पे ये नज़र आता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की कैंपेन जो है वो पीटीआई की तरफ से चलाई जा रही है। जैसे ही आप उस हलके में जाके इसको अपने सोशल मीडिया को ऑन करेंगे, तो आपको उसी हलके से उसी कैंडिडेट की कैंपेन जो है वो नज़र आएगी। और इसी तरह लोग जो हैं वो भी पीटीआई को सपोर्ट करने की बात करते हैं, मगर हकीकी तौर पे जब 8 फरवरी को रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि किसको वाक़ई पीटीआई को वोट मिले हैं या नहीं मिले। राइट। तो हसन, हम बढ़ते हैं NA 127, बिलावल भुट्टो वर्सेस अता तारड़ वर्सेस जहीर अब्बास खोखर, कौन जीतने जा रहा है? मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन नहीं जीतने जा रहा।
बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नहीं जीतने जा रहे। तो बाकी एक तो वो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत शोर डला हुआ था कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो शायद लाहौर से सीट निकालने लगे हैं, वो तो नहीं निकाल रहे। कॉन्टेस्ट अता तारड़ और खोखर साहब के दरमियान ही है और वो इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि ये सीट भी वो नहीं निकाल सकेंगे लाहौर से। इंटरेस्टिंगली विकास भाई, मैं आपका इवन तो आपके क्वेश्चंस आगे आने हैं, मैं आपका क्वेश्चंस काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ लाहौर से इस वक्त जो सिचुएशन है ना, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो शोर शॉट जीत रही है सीट, वो सिर्फ एक है। 2-3 सीटें और होंगी जिनके ऊपर कुछ कॉन्टेस्ट शायद देखने में आएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 14 सीटें हैं लाहौर की, उनमें से मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर को तकरीबन क्लीन स्वीप करती जा रही है। एक सीट जो है वो अलीम खान साहब वाली जो है, उसमें भी वो सपोर्ट तो अलीम खान को वही कर रहे हैं, नून लीग के कैंडिडेट भी हैं, वो काब के कैंडिडेट भी हैं, यानी कि IPPB के। तो वो एक सीट है, और एक ये वाली जो है राजा साहब वाली सीट जो है NA 128 जिसमें NA 120 सलमान अकरम ओन राजा साहब। चौधरी ओन इज चौधरी वर्सेस versus सलमान अकरम राजा। दैट इज़ द ओनली सीट वेयर PTI इज़ विनिंग इन टुडे। अब आप बहुत सारे हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो शायद चूँकि वो सोशल मीडिया की बात कर रहे थे बाजवा साहब, तो वो मेरा ख्याल है सारे इलेक्शन सोशल मीडिया पे लड़ना चाहते हैं। तो जो ग्राउंड की रियलिटीज़ हैं ना, वो बड़ी मुख्तलिफ है। और इस वक्त जो है चूँकि कैंपेन उन्होंने नहीं की, आज रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर आप लोगों से पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में कैंपेन करने वाले लोग कितने थे। इसका मुआवजा अगर आप 2018 से करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, लेकिन हसन ये भी तो सामने रखना चाहिए ना, कैंपेन करने भी तो नहीं ना दी गई। इस पे हम बाजवा साहब से ये पूछेंगे कि जो हल्का है साद रफ़ीक वर्सेस खोसा साहब, उसमें भी हमने कुछ चीज़ें ऐसी सुनने में आई, हमने देखी कि कोई ख़ास कैंपेन करने भी नहीं दी जा रही। इनफैक्ट सलमान अकरम राजा भी जब कैंपेन करने निकले तो उनको भी उसमें मुश्किलात आई। बाजवा साहब, इस पे भी आप बताइएगा, और ये भी बताएं कि आपने तो NA 127 को बहुत करीब से जाकर कवर किया, तो वहाँ की भी सिचुएशन बताएं कि क्या ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। ये जो PTI के कैंडिडेट हैं ज़हीर अब्बास खोखर, इज़ ही एक्टिव ऑन ग्राउंड? राणा साहब, अगर आप ज़हीराबाद खोखर साहब की बात करें तो अक्सर PTI के जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो यही शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी कैंपेन प्रॉपर तरीके से नहीं करने दी जा रही। जब वो रैली की सूरत में निकलते हैं तो मुतलका SHO जो है वो आ जाते हैं और इनकी रैली को तितर-बितर कर दिया जाता है, जैसे कहा जाता है। तो वो जो कहते हैं कि हम रैली को लीड कर रहे हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो 4-5 बंदे रहते हैं। तो ये एक सूरत हाल जो है ना, वो PTI के कैंडिडेट्स जो हैं वो इस बात का शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। और आपने बात की NA 122 की, जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा और ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। तो मैं आपको बताऊँ, एक कॉर्नर मीटिंग में मैं था, तो वहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो आए हुए थे अपने वोटर्स को कन्विंस करने के लिए। तो वो चूँकि मेरे कुछ दोस्त थे जानने वाले, तो मैंने उनसे पूछा कि भई आप वोट इसको देंगे? कहते हैं नहीं, ये बस इनको दिखाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, वोट हम PTI को ही देंगे। तो ये सूरत हाल है। और इसी तरह जो दीगर हलके हैं उसमें भी इसी तरह ही है। आप अगर गड़ीशो के हलके जो मियाँ मरीम नवाज़ हैं जहाँ पे, वहाँ के भी जो MNA हैं, MNA के उम्मीदवार हैं PTI के, मियाँ शहजाद फ़रूक, उनका भी यही शिकवा है। और सलमान अकरम राजा ने भी ये बात की कि उनके फ्लेक्सेस जो हैं वो भी उतारी जा रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, NA 127 से कौन जीत रहा? NA 127 से बिलावल भुट्टो और ज़हीर अब्बास खोखर वाली जो सीट है, और जहाँ पर अता तारड़ साहब भी हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हसन ने तो बता दिया कि बिलावल तो नहीं जीत रहे। आप बताएं कि कौन नहीं जीत रहा और कौन जीत रहा है? इसमें तो मुझे तो ज़ाहिरी तौर पे जो नज़र आता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून लाहौर का लाहौर में ना मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी मजबूत नज़र आती है। तो उस पे अता तारड़ जो हैं वो जीते हुए मुझे नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उस वक्त काफ़ी तरक्याती काम भी करवा रही है इन हलकों में। और नून लीग, आल्दो के ये इल्ज़ामात भी लगे थे NA 127 में कि भाई वोट ख़रीदे जा रहे हैं, और पीपल पार्टी की तरफ से भी लगाए गए और नून लीग की तरफ से भी लगाए गए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें नज़र ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने वोटर्स को कन्विंस करने के लिए उस तरह जो है वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि उन्हें शायद लगता है कि वो ये सीट जो है वो जीत जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून की ये हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि बिलावल भुट्टो लाहौर से ना जीते। इस तरह पीपल्स पार्टी का रिवाइवल भी हो सकता कम बैक है। ना हो सके। अच्छा, वी मूव टू NA 119 मरियम वर्सेस शहजाद फ़रूक। हसन ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि देयर इज़ ओनली वन सीट जो कि PTI जीतने जा रही है लाहौर में, तो वो तो ये इसमें भी नहीं पॉसिबल होगा।
बायो साहब आपने क्या देखा है इस हलके में? मरियम के खिलाफ कैंपेन है या मरियम की कैंपेन कैसी है? राना साहब, ये जो हल्का है ना 119, हुँ, ये हल्का अलीम खान ने भी सर करने की कोशिश की थी, बड़े तरक्याती काम करवा के 2013 में भी, 2018 में भी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। इससे सरदार अयाज सादक भी जीते थे और इस हलके को सर नहीं किया जा सकता। ये इस हलके के अवाम में पता नहीं क्या है कि वो मुस्लिम लीग नून को ही वोट देते हैं, चाहे वो आप रावलपिंडी से उठा के कैंडिडेट ले आएँ, वो यहाँ से जीत जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट कोई भी होगा वो जीत जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी भी इस हलके से ही रिलेटेड थे, वो यहीं से जीते थे। एन 118 भी इसके साथ ही रिलेटेड है राणा साहब। वहाँ के लोग भी चाहे कोई भी आ जाए, वो मुस्लिम लीग नून का कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर दें, वो लाज़मी जीतेगा। कोई भी सूरत हाल हो, कभी नहीं देखा जितना पिछली दफ़ा पीटीआई का ज़ोर था, तो उस हलके से पीटीआई का कोई कैंडिडेट जो है वो नहीं जीत पाया था। चलें इस लेट्स दफ़ा हम भी ये मूव दोनों करते हलके हैं मूव करते हैं शहबाज़ शरीफ का जो हलका है इज़ इट एनए 122? 1, 2, 3 123 एनए 123 हसन, शहबाज़ साहब को कंफर्टेबल है वहाँ पर? शहबाज साहब जी कंफर्टेबली जीत जाएंगे। ये तला बरकी साहब का हल्का समझ लें आप है। यूजुअली तला बरकी साहब जो हैं वो पिछली कैंपेन भी मियाँ साहब की वहीं से उन्होंने की थी, इस बार भी वही कर रहे हैं और वहाँ पर भी उनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह बाजवा साहब ने बताया कि उन्होंने उनको कैंपेन करने का जब आपने मौका ही नहीं दिया तो वो खुल के कैंपेन नहीं कर सके, तो मुकाबला वहाँ पर भी कोई इतना क्लोज नहीं है। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी की यहाँ पर वोट हुआ करता था, जो समीना खालिद घुरकी साहिबा हैं वो यहाँ से एक दो दफ़ा जीती भी हुई हैं, उनका मुकाबला उस ज़माने में डयालों से होता था। अब ये हल्का जो है थोड़ा सा इसमें कुछ काने के एरिया साथ का भी एरिया जो है वो भी लग चुका हुआ है। बाकी ये बेदियाँ रोड और उसके आसपास का जो सारा एरिया है वहाँ पे उम्मीद यही नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कंफर्टेबली जीत जाएंगे। वो 2018 में भी वो आराम से जीत गए थे। अब मैं आपको लाहौर से बाहर लेके जा रहा हूँ। झंग में जो टीएलपी और सुल्तान साहब का मुकाबला हो रहा है एनए 108, हसन इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं? हु इज़ गोना विन देयर? देखें वकास साहब, बात यह है कि झंग का जो डेमोग्राफिक है ना वोट का, वो बड़ा अजीब सा है। उसके अंदर अब फैसल साले आज साहब जो हैं वो झंग के अंदर 2 कौमी असम्बली की सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह अब इस वक्त इस बार वो नून लीग के टिकट पे हैं, इससे पिछली बारी वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर थे, तो सियासी जो वाबस्तगी हैं वो चेंज होती रहती है। साहबजादा साहब जो है ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पर भी यहाँ से एमएनए रहे हैं और ऑब्वियसली गद्दी नशीन है वहाँ के बहुत बड़े, और दरबार है उनका अपना बहुत बड़ा ये जो। पीर तो नहीं है उसके वो जो एक्टर जी है फिरोज खान? सर, ये मुझे नहीं पता है फ़िरोज़ ख़ान के पीर हैं या नहीं है, लेकिन ये वहाँ के जो झंग का बहुत बड़ी पीडम है इनकी है और ये वहाँ के साहबजादा साहब जो हैं वो हैं। अब आपने जो बात की है टीएलपी का भी बरेलवी वोट बैंक है, साहबजादा साहब जो यानी कि पीरी मुरीदी वाले सारे हैं वो भी बरेलवी वोट बैंक है, तो ये तो हो जाएगा आपस में डिवाइड। तो इसके बाद बच जाएगा झंग की कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नॉन बरेलवी वोट है उसका, और वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वही फैसला करेगा कि वो कहाँ जाएगा कैसे जाएगा। आप देखें वहाँ पे इससे कदर वोट है कि मुआविया साहब जो हैं उनको टिकट दे दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जंग से। आप उस बात से अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर जो सेक्रेटेरियन नेचर का वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जंग के अंदर ट्रेडिशनली पहले थे जो लैंडलॉर्ड सारे वो सैयद थे, अब वो चाहे आबदा हुसैन साहबा हों चाहे फैसल साले हयात साहब हों, इनके मुकाबले में वहाँ लोकल रेजिस्टेंस पैदा हुई। जो माइग्रेशन करके जब लोग यहाँ आए तो वहाँ पे हुए, उसमें फिर सुन्नी वोट बैंक भी आपको याद होगा कि वकास शेख साहब जो हैं वो भी यहाँ से एमएनए रह चुके हैं झंग से, तो बेसिकली वो भी बरेलवी वोट बैंक को केटर करके हुए थे। तो यहाँ मुकाबला जी होगा, जी। बरेलवी वोट बैंक डिवाइड हो जाएगा मेरा ख्याल, और शायद इसका कोई दूसरे लोग फ़ायदा उठा जाएंगे। नेक्स्ट आई गो टू ख्वाजा आसिफ एनए, इनका सियालकोट से है। ये यहाँ पर जो राहिला उस्मान डार डार साहब, और उमर डार की वालदा हैं रेहाना डार साहब जी। रेहाना डार साहिबा, वो इनके खिलाफ खड़ी हैं और वो बड़ी अच्छी कैंपेन चला रही हैं। इधर से कोई सरप्राइज़ मुतवक्का है हसन? ख्वाजा आसिफ को कोई मुश्किल पेश आ सकती है? देखें जी, ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, आपको याद होगा 2018 में भी वो रात को फ़ोन करके अपनी सीट जीत गए थे, हारते हारते। ख्वाजा साहब जो हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी हज़मियत होगी अगर वो सीट हार जाएंगे। उनकी लाइफ आप समझ लें कि सियासी पॉलिटिकल कैपिटल लाइफ सब कुछ दाव पे है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वैसे ये सीट हारेंगे। और स्पेशली ऐसी सूरत हाल में देखें, हम अभी बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि ये इलेक्शन एक नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, ये 2018 का रिपीट है। सिर्फ जो है इस वक्त शूज़ ऑन दी अदर फुट, यानी कि जो नीचे थे पिछली बार 18 में उनको ऊपर बिठा दिया गया, जो ऊपर थे उनको नीचे बिठा दिया गया। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो उस तरह का है नहीं जिस तरह का हम 2013 की हद तक था। वहाँ पे खुलकर मुकाबले हुए, खुलकर वोट देने आए, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड इलेक्शन है। अब आप रेहाना डार साहबा की बात भी देखें, जिस तरह बाकी सारी बात करें, वो खुद कैंपेन नहीं अपनी चला सकें, वो अपने डेरे पे मौजूद नहीं होती। एक ऐसा शख्स जो अपने डेरे पे बैठ नहीं सकता इस खौफ से कि उसको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, या वो कहीं जाती हैं तो वो पहले से नहीं बताते कि वो कहाँ जा रही हैं, एकदम कहीं जाके वो इकट्ठी हो जाती हैं।
जिस तरह फ्लैश मॉब्स होते हैं उस तरह के फ्लैश जलसे करने की कोशिश की जा रही है, तो सियासत विकास साहब ऐसे हो नहीं सकती ना। राइट, आई टेक यू टू मुल्तान नाउ। जहांगीर तरीन वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 149 से। आमिर डोगर उनके सामने मद्दे मुकाबिल हैं एज इंडिपेंडेंट। जहांगीर तरीन इज़ ऑफ कोर्स फ्रॉम IPP। पीपल्स पार्टी से रिजवान अहमद मकी जो हैं वो होंगे। नून लीग ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया क्योंकि दे आर सपोर्टिंग जहांगीर तरीन। हसन, कौन जीत रहा है? अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, जहांगीर तरीन साहब ये मोस्ट प्रॉब्ली सीट जीत जाएंगे, बिकॉज देखें जहांगीर तरीन साहब ना 2 सीटों से कौमी असम्बली लड़ रहे हैं, एक यहाँ से लड़ रहे हैं, एक लोधरा से लड़ रहे हैं। लोधरा से तो वो नहीं जीत सकते, वहाँ पे वो जो हार जाएंगे, सिद्दीक बलोच साहब जो हैं वो उनको हिलने भी नहीं देंगे वहाँ पे। इवन दो मैं आपको मजे की बात बताऊँ, लोधरा के अंदर जो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओरिजिनल कैंडिडेट था इकबाल शाह, उसने अपना टिकट वापस कर दिया, वो जहांगीर तरीन साहब के हक में बैठ के में लोधरा के हल्के के अंदर, तो सो दैट 1-on-1 इलेक्शन हो सके जहांगीर तरीन साहब का सिद्दीक बलोच के खिलाफ। तो चूंकि वहाँ पे मुश्किल नज़र आ रही है जहांगीर तरीन साहब के लिए, तो इसलिए फिर वो जो डिडक्शन की है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने 2 इलेक्शन लड़ रहे हैं IPP कहीं के से तो हैं। जीतना है। हाँ, किंग्स पार्टी है ना, देखें वो किंग्स पार्टी वाले तो कहीं से तो जीतना है, तो मेरा ख्याल है ये वाला जो है ना आमिर डोगर साहब जो हैं उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। भाई साहब, आपका क्या ख्याल है? ये जहांगीर तरीन एक बड़ा नाम है, क्या वो बाहर रहेंगे या फिर उनको असम्बली में आने के लिए मुल्तान से जिताया जाएगा? राणा साहब, अगर देखें ना थोड़ा सा कोर्ट का एक उनमें वो जो नाअहल हुए थे, तो इतनी मेहनत की है उन्होंने, हम्म। तो वो इस मेहनत को ज़ाया तो नहीं ना होने देंगे और मुल्तान से वो जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि वो जीत भी जाएंगे इसमें, चाहे वो उनका मुखालिफ कैंडिडेट जितना भी तगड़ा भी क्यों ना हो, क्योंकि ये तो जहाज़ भर भर के लाते रहे थे PTI के लिए, तो इस तरह ये कुछ भी कर सकते हैं इसमें जिनके तो। साथ मिलकर वो जहाज़ भर के लाए थे, आज अभी भी वो जहांगीर तरीन साहब के साथ है ना, द जी थिंग जी, दैट्स वर्किंग इन हाँ हिज जी, फेवर इज दैट जी जी, कि जिनके साथ वो जहाज़ भर के लाए थे वो अभी भी उनके साथ हैं। अभी भी उनके साथ ही हैं। और अब देखें वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बैठे हैं, ये वही लोग हैं जो PTI को छोड़ के गए हैं, एक नया जहाज़ जो है उन्होंने शुरू किया है और इसीलिए उन्होंने सीट एडजस्टमेंट जो है वो भी किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, कि किसी ना किसी तरह का तरीके से वो अपने कैंडिडेट्स को असम्बली तक जो है वो पहुंचा सके और वो इस मौके को ज़ाया करने की अभी तो हरगिज़ भी कोशिश नहीं बादल करेंगे। साहब, अभी तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि ये जो जहाज़ में बैठने वाले हैं अभी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं इस वक्त, वो बहुत सारे जाके इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा तो उसमें जाके बैठ जाएंगे। नहीं, हसन भाई, इसमें थोड़ी सी लीगल जो है ना वो ये है कि ये जितने भी उम्मीदवार जो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जिनको इंडिपेंडेंट लिखा गया है, इसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने भी पिटीशन फाइल की थी और एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, जिसमें ये लीगल प्रोपोजिशन है कि जब कोई आज़ाद उम्मीदवार होता है तो वो आज़ाद वाले खाने में अपना फॉर्म फिल करता है जिसमें ये लिखा गया होता है कि ये मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये सलमान अकरम राजा और एक और वकील साहब हैं उनके ये मौक़िफ़ है कि कानून में इलेक्शन कमीशन तब ही उसको इंडिपेंडेंट लिख सकता है जब कोई कैंडिडेट अपने साथ ये लिखे कि उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। तो ये जो PTI के कैंडिडेट्स हैं जिनको इंडिपेंडेंट वाले इंतखाबी निशान दिए गए हैं, तो इनको इंडिपेंडेंट लिखना कानून की खिलाफ वर्जी है और अगर ये फ्लोर भी क्रॉस करते हैं, क्योंकि इनमें एक उनकी ये वजह भी है कि इनकी पार्टी डीलिस्ट नहीं हुई इलेक्शन से, इलेक्शन कमीशन से इनकी पार्टी डीलिस्ट नहीं हुई, सिर्फ इलेक्शन ना करवाने की वजह से, बोगस इलेक्शन होने की वजह से सिर्फ इनसे सिंबल छीना गया है जिसके तहत ये पूरे पाकिस्तान में एक सिंबल से इलेक्शन लड़ सकते थे, जिस पे अब उन्हें कभी प्याला दे दिया, कभी ट्राईसाइकिल दे दी, कहीं घड़ियाल दे दिया, कहीं कुछ दे दिया। तो सिर्फ इसका नुकसान इलेक्शन ना करवाने का नुकसान हुआ है, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग जब करेंगे तो इनके ऊपर वही रूल्स लागू होंगे जो एक मुनहरफ पार्टी अरकान के लिए लागू होते हैं। 8 हल्के हमने कवर कर लिए हैं, 2 बाकी हैं और अब मैं चूज़ करने जा रहा हूँ उमर अयूब और बाबर नवाज़ का हरीपुर का हल्का। हसन, कौन जीतने जा रहा है? और मैं आपको ये बताऊं कि 2018 में उमर अयूब ने रिकॉर्ड वोट यहाँ से लिए थे, 1,70,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे। और जो नून लीग के कैंडिडेट थे बाबर नवाज़, उन्होंने भी एक 140 प्लस, मतलब 1,40,000 से ज़ायद वोट लिए थे। 7 लाख के करीब, 7.5 लाख के करीब यहाँ पर टोटल वोट्स हैं और उनमें से इन्होंने बहुत बड़ा नंबर ये स्कोर किया था। हसन, कौन जीतेगा? देखें उमर अयूब वगैरह जो हैं ये उनकी घर की कॉन्स्टिट्यूंसी, एक घर की सीट है। उनके बाप दादा के ज़माने से यहाँ पे सियासत हो रही है, अयूब खान के ज़माने से सियासत शुरू हुई थी, फिर गौहर अयूब साहब थे, उनके वाले साहब थे, अब उनकी बारी आ गई भी है। लेकिन इस वक्त फिर वही बात है कि ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ है।
गौहर अयूब वगैरह जो हैं या उमर अयूब जो हैं, इन्होंने सारी उम्र इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, इस्टेब्लिशमेंट के साइड पर रहकर खेले हैं। इस बार साइड चेंज हो गई है और इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, मियां नवाज शरीफ साहब भी गए हुए थे, मानसेरे भी जलसा करके वो आए हैं। तो हरीपुर जो है या हज़ारा जो बेल्ट है, हज़ारा डिवीज़न जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वो मुस्लिम लीग नून का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था। बहुत ज़्यादा माजी की बात भी नहीं है, 2013 तक भी वो यहाँ से बहुत ज़्यादा सीटें जीते रहे। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि कॉन्टेस्ट अच्छा होगा। उमर अयूब साहब जो हैं वो जीत सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उनकी कैंपेन जो है वो किस हद तक वो कर सकें। देखें, अगर तो वो बाबर साहब जो हैं अब वो अपने 2018 वाले वोट ही ले जाते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर वो जीत जाएंगे, क्योंकि उमर अयूब साहब इस बार 2018 वाले वोट नहीं ले पाएंगे। Hasan, I take you to Dera Ismail Khan, NA 44, Ali Amin Gandapur versus Maulana Fazlur Rahman versus फैसल करीम कुंडी। 3 वे कॉन्टेस्ट है। हाँ, बड़े तीनों जो हैं वो बड़े लोग अच्छा, और हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ये है भी बेल्ट वो वाली जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर अभी भी बहुत ज़्यादा है। पंजाब की हद तक जोर, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब में उनकी जो पॉपुलैरिटी है शायद वो कम हो गई है, लेकिन उस तरह की मैड किस्म की वो नहीं है फॉलोइंग। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब को दीवाना वार चाहा जाता है, जिस तरह पंजाब में एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब को चाहा जाता था, या अभी भी कई पंजाब के एरिया में चाहा जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, चूँकि आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब बार बार इलेक्शन में ना जाने की बातें करते रहे। कभी वो बर्फ़ की बातें करते थे कि बर्फ़ पड़ गई है, कभी वो कुछ कहते थे, कभी कहते थे हमारे रास्ते रोक लिए गए हैं, दहशत गर्दी है, बहुत कुछ है। तो मैं आपको बताऊँ, मौलाना फजल रहमान इस वक्त सबसे वीक पिच पे हैं इन तमाम सियासी जमातों में। मुस्लिम लीग नून को भी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ ना कुछ मिल गया, और तहरीक इंसाफ का तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट ने पता काटना था तो वो कटना था, लेकिन उसका फ़ायदा मौलाना साहब को होता नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा वैसे अपना ये ख्याल है कि ये इंटरेस्टिंग सीट होगी। क्या पता इसमें फैसल करीम कुंडी साहब ही जीत जाएँ। भाई साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कौन जीतेगा इनमें से? मौलाना फजल रहमान तो नहीं जीतते नज़र आते। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये पीडीएम की जो आखिरी 16 महीने की गवर्नमेंट थी, उसमें बुरी तरह ये पिटे हैं। और फैसल करीम कुंडी साहब और अली मीन गंडापुर, इनके दरमियान मुकाबला होगा, और मुझे ये लगता है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो इसमें कुछ सख्त मुकाबला देकर जीत सकते हैं। और ये आज हमने 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कवर की हैं। हम आपसे कल दोबारा मिलेंगे और मज़ीद 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं पाकिस्तान की, उनके बारे में आपको डिटेल्स देंगे और जो एक्सपेक्टेड विनर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जितना अभी हिसाब किताब लगाया जाता है, ये पास्ट रिज़ल्ट पे प्रेजेंट जो कंडीशन है और जो कैंपेन है, बिकॉज़ हम इस लम्हे तक पहुँचे होते हैं, ऑन ग्राउंड वर्किंग करके, लोगों से बात कर कर के, पोल्स देख देख के, तो वो ये अब वो मोमेंट है जहाँ आकर पता चलने लग पड़ता है कि कौन जीतने जा रहा है और कौन हारने जा रहा है। तो ये अब हम आपके साथ ये कल भी शेयर करेंगे। परसों ऑफ कोर्स इलेक्शन है, तो आपसे कल मुलाकात होगी। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।